अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ हुकूमत की अपील की समाअत मुकम्मल होने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया गया है, जिसके दौरान अडियाला जेल में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हुए। आपको इसका बैकग्राउंड बताता चलूँ इस केस का कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए नैब तरामीम को कलअदम करार दिया था और उसके बाद हुकूमत ने इस पर अपील की और हुकूमत का कहना था कि ये जो तरामीम कलअदम करार दी गई हैं नैब की, उस फैसले को मुअत्तल किया जाए। अब इसमें अदालत की तरफ से ख्वाजा हारिस मुआविन वकील थे और अदालती मुआविन की जानिब से 4.5 घंटे दलाइल दिए जाने के बाद जब इमरान खान की बारी आई तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा क्या वो ख्वाजा हारिस के दलाइल में कोई इजाफा करना चाहते हैं। साथ चीफ जस्टिस ने यह भी कह दिया कि इमरान खान अपने आप को इस मुकदमे तक ही महदूद रखेंगे और कोई सियासी बयान नहीं देंगे। अदालत की इस ताकीद के बावजूद इमरान खान ने अपने दलाइल का आगाज़ ही इस बात से किया कि वो मुल्क की सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, तो अदालत की जानिब से एक बार फिर कहा गया कि वो अपने आप को इस मुकदमे तक ही महदूद रखें। इमरान खान का कहना था कि ये देखना होगा कि नैब को ईमानदार लोग चला रहे हैं या बदउनवान, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि नैब सरबराह का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। ताहम साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को नैब का सरबराह मुकर्रर करना चाहिए। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पार्लिमान से इसकी तरमीम करवा दें तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। इमरान खान का कहना था कि अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से नैब के चेयरमैन के लिए 3 नाम आ जाते हैं, जिस पर इत्तफाक नहीं होता और फिर थर्ड अंपायर उसका फ़ायदा उठाता है। साबिक़ वज़ीर आज़म अपने दौरे हुकूमत में नैब की जानिब से 426 अरब रुपए की रिकवरी का क्रेडिट लेकर ये बताने की कोशिश करते रहे कि उसके बाद नैब की जानिब से रिकवरी नहीं हुई। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि नैब की जानिब से रिकवरी इसलिए नहीं हुई कि आपकी दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने नैब कवानीन में की जाने वाली तरामीम को कलअदम करार दे दिया था, जिसकी वजह से बहुत से केसेस अभी भी अदालतों में ज़ेर इल्तबा हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले बताएं कि उनके 3 साला दौरे हुकूमत में नैब को कौन चला रहा था, जिसका इमरान खान जवाब ना दे सके। और ये तो साफ सी बात है कि वो साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ही चला रहे थे। इस 5 रुकनी बेंच में मौजूद जजों से मुखातिब हुए इमरान खान ने जब कहा कि अवाम की नज़रें आप पर लगी हुई हैं, तो जस्टिस मंदोखेल ने जवाब दिया कि अगर हम भी नाकाम हो गए तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुल्क को कुछ हुआ तो सियासतदान जिम्मेदार होंगे, जज नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि पहले बताएं कि उनके 3 साला दौर में नैब कौन चला रहा था। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने नैब के कानून में की जाने वाली तरामीम के बारे में कोई कानूनी नुकात नहीं उठाए और कहा कि फॉर्म 47 वाले लोग अपने मफाद के लिए इस कानून में तरामीम कर रहे हैं। चंद लम्हे नैब से मुतालिक बात करके इमरान खान फिर अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ पेश की जाने वाली अदम एतमाद की तहरीक, अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू और कभी मुल्क में मार्शल लॉ की बातें करना शुरू कर देते, जिस पर उन्हें बेंच की जानिब से ऐसे बयान देने से रोक दिया जाता।
اس بینچ میں موجود جج عمران خان کی جانب سے گزشتہ سماعت کے دوران کی گئی تقریر سے واقف تھے، شاید اسی لیے انہیں دلائل کے دوران سیاسی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جب عمران خان سیاست یا غیر متعلقہ بیان دینے کی کوشش کرتے تو اس 5 رکنی بینچ میں شامل جسٹس امین الدین اور جسٹس حسن اظہر رضوی، جنہوں نے پوری سماعت کے دوران ایک ریمارک بھی نہیں دیا، فوری طور پر مداخلت کرتے اور ان کی مداخلت کے جواب میں آخر عمران خان نے کہا کہ سر آپ کہتے ہیں تو میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان نے نہ تو اس مقدمے پر اور نہ ہی کسی اور معاملے پر بات کی۔ آج کی کل کی جو سماعت تھی، عدالتی کارروائی میں بظاہر عمران خان کو ویڈیو لنک پر آخری مرتبہ دیکھا گیا، کیونکہ اس مقدمے کی سماعت مکمل ہو چکی اور عمران خان کے خلاف باقی مقدمات کی سماعت راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر آپ اس ترمیم کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا۔ عمران خان نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں تو آج بھی جیل میں ہوں، میرے جیل میں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آج اگر میں اس ترامیم کو یہ کالعدم قرار دے دی جاتی ہیں تو میرا ملک دیوالیہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ملک کا کچھ نہیں بچے گا۔ انہوں نے اپنا خیال نہیں کیا۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں جیل میں رہوں یا باہر، لیکن میرا ملک سلامت رہے، میرے ملک میں کرپشن نہ ہو۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے اسی دوران گفتگو کے دوران سپریم کورٹ میں مزید کہا کہ حکومت کی جانب سے مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ قید تنہائی کا ذکر پاکستان پینل کوڈ یعنی تعزیرات پاکستان کی دفعہ 73 اور 74 میں موجود ہے۔ اگر اس کو آپ پڑھیں تو اس میں واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہیں واقعی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے۔ اور قید تنہائی کو ہم کہتے ہیں سولیٹری کنفائنمنٹ، یعنی یہ بالکل اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو حکومت نے کوشش تو یہ کی کہ پھنے خان بننے کی کوشش کی، تیس مار خان بننے کی کوشش کی، انہوں نے بہت اچھا بننے کی کوشش کی کہ ہم عمران خان کو بدنام کریں گے، ہم شو کریں گے کہ جی وہ تو بہت لگژریس زندگی گزار رہے ہیں، بہت پرسکون پرتعیش زندگی بسر کر رہے ہیں اڈیالہ جیل میں۔ لیکن جب وہ سامنے آئیں تو عوام کو بہت افسوس ہوا، عوام کو یہ توقعات نہیں تھیں کہ یہ حکومت اس حد تک گر جائے گی۔ ایک ایسا شخص جو واقعی حقیقی معنوں میں پاکستان کا لیڈر ہے، جو ڈیلر نہیں ہے، اگر وہ ڈیلر ہوتا تو وہ نواز شریف کی طرح ڈیل کر کے، زرداری کی طرح ڈیل کر کے وہ ملک سے فرار ہو چکا ہوتا۔ وہ کئی بہانے کرتا، جیسے یہ کیا کرتے ہیں بیماریوں کے نام پر، اور وہ یہاں سے نکل جاتا۔ لیکن وہ حقیقی پاکستان کا لیڈر ہے، نڈر ہے، بہادر ہے، محب وطن ہے، جبھی وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اور یہ لوگ اسے جھکانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اور اب جو انہوں نے تقابلی موازنہ میں آپ کے سامنے موازنہ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ میں لگا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نواز شریف کا بیڈ روم اور عمران خان کا بیڈ روم، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اسے بیڈ روم کہنا بھی بیڈ روم کی توہین ہے جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہوا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بیڈ پڑا ہوا ہے، اب یہ نہیں پتا کہ وہ سیمنٹ کا ہے یا لکڑی کا ہے یا لوہے کا ہے، چھوٹا سا جو زیادہ سے زیادہ 3 فٹ سے زیادہ اس کی چوڑائی نہیں ہے، تو اس پر عمران خان رات بسر کرتے ہیں۔ وہ شخص جسے دنیا کی ہر چیز میسر ہے اگر وہ استعمال کرنا چاہے، لیکن وہ ملنگ آدمی ہے، وہ فرش نشین ہے، وہ سادہ زندگی گزارنے والا ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ صرف کہتا ہے کہ میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے کارکنان کو رہا کیا جائے، میرے ملک کو ان چوروں لٹیروں سے آزاد کیا جائے اور ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس کیا جائے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ بیڈ ہے اور کھلا واش روم ہے اور ایک کولر رکھا ہوا ہے، جبکہ ادھر نواز شریف کا دیکھ لیجئے
पुरतायुश, कितना लग्जरियस और कितना चौड़ा कमरा है। इमरान खान का कमरा 10 या 12 फीट की चौड़ाई से ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा। एक तरफ वो छोटा सा 3 फीट का बेड है, बीच में छोटा सा रास्ता है जहाँ पर एक चेयर रखी हुई है और साथ में उसके कुर्सी रखी, छोटी सी टेबल है जो आम जो है ना ढाबों पर रखी हुई होती है सड़क किनारे। ये इन्होंने चीज़ें दी। और जो ये बाकी दिखा रहे हैं कि जी ये हमने एक्सरसाइज मशीन दी है और ये चीज़ है वो चीज़ है, जो इन्होंने वो दिखाया है कि सामान रखा हुआ है इमरान खान का, वो सामान इमरान खान की फैमिली लेकर आती है। इमरान खान के खर्च से, ज़ाती खर्च से वो आता है, कोई उन्हें हुकूमत ने प्रोवाइड नहीं किया हुआ। और जो एक्सरसाइज मशीन है वो भी इमरान खान साहब के वकला ने अदालतों में पिटीशंस दायर करके ये चीज़ें ली हैं। तो ये हुकूमत ने आराम से नहीं दी, मगर इन्हें शर्म आनी चाहिए इस हुकूमत को कि जो मवाजना करते हैं इमरान खान का कहकर। बल्कि कल तलाल चौधरी ने जो ऐसी बेशर्मी और ढिठाई से बात की, उसका कहना था कि इमरान खान की जेल निहायत पुरतायुश है, बस सिर्फ उन्हें शुमाली इलाका जात का ट्रिप करवाना बाकी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए। झूठ तो इन पर ख़त्म है। नून लीग इस तरह से झूठ बोलते हैं कि इनकी घुट्टी में भी शायद झूठ शामिल किया जाता है, और इनका लीडर चूँकि इसी तरह का है तो ये सब इसमें झूठ बोलने में इतनी रवानी और फरावानी से ये झूठ बोलते हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो ये देख लीजिए आप, दोनों कमरे में आपके सामने लगा कर दिखा देता हूँ कि इन्होंने किस तरह से जेल काटी और इनके खाने कैसे आते थे, और इनके बावर्ची इनकी मर्जी के हुआ करते थे, और इनको 30-30 लोगों की इनसे मुलाकात होती थी। अब इमरान खान साहब से हफ्ते में सिर्फ 2 मुलाकातें होती हैं, एक दिन उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए और दूसरे दिन उनके सियासतदानों के लिए। बहरहाल इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, ये वक्त एक सा नहीं रहेगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं, निहायत अफसोसनाक खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अमेरिका की नौज़ायदा और नौवारदा क्रिकेट टीम से बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त खा गई है। अमेरिका में ये T20 का वर्ल्ड कप शुरू हुआ है और उसका ये पहला ही मैच है। उस पहले मैच में पहली टीम है वो जिसने आज तक कोई इंटरनेशनल टूर नहीं किया, लेकिन वहाँ पर हमारी टीम, हमारे सूरमा ये जाकर ढेर हो गए और 159 रन्स इन्होंने कुल बनाए। और फिर ये हुआ कि मैच बराबर हो गया तो सुपर ओवर 1 दिया गया, जिसमें अमरीकी टीम ने पहले खेलते हुए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 18 रन्स बनाए 1 ओवर में, और हमारी पाकिस्तानी टीम 1 विकेट गंवाने के बावजूद सिर्फ 13 रन्स बना सकी। तो ये इबरतनाक और शर्मनाक शिकस्त हमारी टीम को हुई है, और ये क्यों ना होती। आप तैयार रहें इस किस्म की शर्मनाक शिकस्तों के लिए मज़ीद भी। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब आप चीफ सेलेक्टर ऐसे लोगों को लगाएंगे, वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर हैं और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी हैं, तो जब ये ऐसे लोग होंगे तो फिर आप ऐसी तवक्कुआत रखें, ऐसा होगा। अभी तो ये इब्तिदा थी, ये बच्चा टीम है और उसने हमारा ये हशर कर दिया हमारी टीम का। तो आगे तो आपका मुकाबला इंडिया से है, वेस्ट इंडीज़ से है, इंग्लैंड से है, न्यूजीलैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, अफ़गानिस्तान से है, श्रीलंका से है, बांग्लादेश से है। वहाँ क्या हाल होगा। बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारी टीम को अक्ल दे, और जो इस टीम के ऊपर करता धरता है उन्हें भी अक्ल सलीम अता फरमाए, शऊर अता फरमाए, कि ताकि वो इस टीम का मेरिट पर इनकी सिलेक्शन करें और इन्हें मैदान में उतारें। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।